मिनीपुर गांव के जंगल में छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उनके लिए सभी चीजें बहुत बड़े बड़े साइज होती थी। इसी गांव में पीलू रहती थी। पीलू अनाज उगाकर अपने पड़ोसी गांव में बेचा करती थी। पीलू के व्यवहार से सभी बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में बहुत गर्मी हुई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सूखा पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबको पता है ना कि इस बार बहुत बड़ा सूखा पड़ गया है। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए फसल नहीं उगा पाऊंगी। जो भी फसल है वो मेरे गांव के लोगों के काम आएगा। अरे लेकिन पीलू बहन, हमारे गांव में अनाज नहीं उगता है। हम तुम्हारे ही भरोसे रहते हैं। अब तुम अनाज नहीं दोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो बबली बहन। चलो मैं तुम्हें हमारे खेतों की हालात दिखाती हूँ। फिर बबली पीलू को ले जाकर अपनी खेतों की हालात दिखाती है। उनकी जमीन में इतना पानी नहीं था कि वो लोग खेती कर सके। इससे पीलू बहुत दुखी होती है। पता नहीं बहन, अब मैं क्या करूँ? अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। फिर पीलू दुखी मन से वापस जाती रहती है। जंगल में उसे एक साधु महात्मा बेहोश मिलते हैं। पीलू उनकी हालात देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से पास के एक छोटी सी पानी की धारा से अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और उड़ उड़ कर साधु पर डालती है। साधु होश में आ जाते हैं। अरे मुझे किसने बचाया? मैंने साधु जी। अरे तुम तो बहुत ही छोटी चिड़िया हो। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। नहीं साधु जी, मदद करना तो मेरा फर्ज था। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस धूप में बेहोश हो गया था। मांगो बेटी, क्या मांगना चाहती हो? मिनीपुर गांव में सूखा आया है। आप मुझे ऐसा वरदान दी कि मैं नन्ही भूखी चिड़ियों की मदद कर सकूं। इसके बाद साधु पीलू के लिए 3 ट्रैक्टर टैंकर प्रकट करते हैं और बताते हैं कि इनका पानी खत्म नहीं होगा। पीलू उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उन्हें लेकर जाती है। देखिए बबली बहन, आप लोगों के पानी की परेशानी खत्म हो गई। इसके बाद पीलू उन नन्ही चिड़ियों को खेती सिखाती है और उनके साथ खेती करती है। साधु के वरदान और पीलू की मेहनत से खेत हरे भरे हो जाते हैं। चलिए, अब से आप लोग खुद की फसल उगा सकेंगे और कोई कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अब तुम भी यही रहने आ जाओ पीलू बहन। ऐसे बबली आग्रह करती है। सब हंसते हैं और पीलू और बाकी सब लोग बिना किसी तकलीफ के रहने लगते हैं। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है। खेती का काम बहुत महंगा होता है। कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है। इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, ये कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप
उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है। तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू? तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो। आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या लगता है, माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ
किसकी दुकान है किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। नागपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो जुगाड़ से कोई भी सामान बनाने का हुनर रखता था। जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान को जोड़कर वो टीवी बना लेता था, कुछ बॉटल जोड़कर वाटर फिल्टर तैयार कर लेता था। उसकी माँ पीलू एक मजदूर थी और उसको कमाई करने के बारे में अक्सर बोला करती थी। बेटा बबलू, तू इतना सब बनाता है, लेकिन इन सब सामान से हमारी आमदनी नहीं होती है। तो कुछ काम कर जल्दी से। माँ, मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वो मुझे काम नहीं देते हैं। लेकिन माँ, तुम सही कह रही हो। आखिर में कब तक तुम पर बोझ बनकर रहूँगा? मैं काम शुरू करूँगा माँ। हाँ बेटा, तू बहुत समझदार है, क्योंकि मेरी जितनी आमदनी है उतना तो घर खर्च किराया देने में ही चला जाता है। बाकी घर के लिए हम कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो तुम जैसे पढ़े लिखे को कोई काम नहीं देता है। ये भी अजीब बात है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो। तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए बेटा। मुझे तेरी शादी करके घर में बहू भी लानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू यहाँ वहाँ काम के लिए भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। वो मजबूरी में मैकेनिक बन जाता है और लोगों की मोटरसाइकिल या फिर बिजली के सामान सुधारने लगता है। एक दिन बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में बिजली चली गई है, जरा देखो तो। ये गर्मी के मौसम में गांव में बिजली बहुत जाती है ना माँ। तो इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल ले बेटा।
बहुत अच्छा रहेगा। बबलू कुछ सोचने लगता है और फिर वो अगले दिन शहर जाकर कुछ सामान लेकर आ जाता है। फिर बबलू उस सामान को जोड़ लेता है। वो एक सोलर बैटरी सेल तैयार कर लेता है और अपने घर में लगाता है। अरे वाह बेटा, ये क्या किया है तूने कि पूरी महल में बिजली नहीं है लेकिन अपने यहाँ है। माँ, मैंने सोलर सेल तैयार किया हूँ। इससे बहुत ही कम दामों में हमें घर में बिजली मिल जाएगी। तो बेटा, क्या तू इसे पूरे गांव वालों को बेचेगा? माँ, गांव वालों ये इसके लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन एक चीज के लिए वो पैसे जरूर देंगे। फिर बबलू सोलर सेल को एक पुरानी मोटरसाइकिल में फिट कर देता है और एक सोलर बाइक तैयार कर लेता है। फिर बबलू पीलू को सोलर मोटरसाइकिल दिखाता है। माँ, ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे बेटा, क्या इसको पेट्रोल नहीं लगेगा? ये सोलर बाइक कौन चलाएगा? तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू ने तो ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। देखते ही रहेंगे और चलाएंगे भी सुंदरी काकी। थोड़े दिनों में बबलू सोलर बाइक्स बनानी शुरू कर देता है। इसी बीच दूसरे जंगल से कालू कौवा आता है। वो पक्षियों की पुरानी मोटरसाइकिल चोरी करता था। दिन हो या रात किसी की भी बाइक चुरा लेता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। भाइयों, हमारे बाइक्स रोज चोरी हो रहे हैं, क्या करें? वह चोर तो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी वाली बाइक भी चुरा कर ले गया। मैं तो दूध वाला हूँ, मेरी भी मोटरसाइकिल चुरा लिया। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। लेकिन इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। मैंने तो अभी अभी बाइक का बिजनेस शुरू किया हूँ। बांटे बाइक चोर को जो कोई भी पकड़वाने में मदद करेगा, मैं खुद उसे 50,000 का इनाम दूंगा। कालू चोर ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ये मुझे कैसे पकड़ेंगे? मैं इनके सभी मोटरसाइकिल्स को चुरा लूंगा। रात में सब जाग जाग कर मोटरसाइकिल की सुरक्षा करने में लगे रहे थे। कालू कौवा फॉगिंग मशीन लेकर आता है और उसे धुआं कर देता है। अब किसी को अपनी बाइक दिखाई नहीं दे रही थी। कोई कुछ नहीं कर पाया और कालू बाइक्स चुरा कर भागने लगा। तभी बबलू अपनी सोलर बाइक से तुरंत कालू कौवे का पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात मारता है। कालू हिल जाता है और जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है। बबलू अपनी सोलर बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। अरे, ये कौन सी नई बाइक है? काश मैं इसे चुरा पाऊं। ये मेरी सोलर बाइक है कालू चोर। वाह बबलू, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई है और तुम्हारी सोलर बाइक तो रात में भी चलती है। तुम्हें मैं वादे के मुताबिक इनाम दूंगा। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को बाज पूरे 50,000 का इनाम देता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है। वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी सोलर बाइक अब डिमांड में है। इस तरह से बबलू की बहादुरी का कारनामा पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। उसके पास अब पैसा आने लगा और बबलू अपनी सोलर बाइक को ज्यादा से ज्यादा बेचने लगा। थोड़े दिनों के बाद बबलू की शादी हो जाती है और वो अपनी माँ और पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना। गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ।
अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज, ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी, तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो, मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। नंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो, बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी तरह के बर्तन ले लो। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बर्तन तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन के हैं, मुझे भी अच्छे बर्तन दिखा दो। मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हरिया काका, मैं चुन चुन कर सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए आप सभी को मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। बबलू भैया, जल्दी घर चलो, पीलू को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही पीलू के पास पहुँच जाता है। घर जाकर बबलू देखता है कि पीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, इसका नाम मैं सोच रही हूँ लवली रखूं। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम लवली ही रखो। धीरे धीरे लवली बड़ी होने लगती है तो पीलू अपने पति से कहती है,
सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसको हमें अच्छी स्कूल में भी डालना है और अच्छा जीवन देना है। हाँ हाँ पीलू, तुम सही कह रही हो। हम अपनी बच्ची को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते थे। एक दिन बबलू की दुकान में एक शहरी चिड़िया आती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम बबली है, मैं शहर से आई हूँ। आप इन बर्तनों को अगर शहर में बेचेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आपके बर्तन बहुत सुंदर हैं और आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हो। ऐसा करो, ये मेरा पता रखो और जब कभी शहर आना हो तो मेरे पास आना। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू घर जाकर पीलू को ये सब बताता है। पीलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव के जंगल में वैसे भी अच्छे स्कूल नहीं हैं। हम अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया उनके रहने का इंतजाम कर देती है। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है। ऐसे ही एक दिन जब बबलू घर लौट रहा था तो एक भारी भरकम ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है कि वो कमाई कैसे करे जिससे वो अपने पति का इलाज भी कर सके और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी दे सके। उसकी बच्ची लवली उसके पास आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। पीलू कहती है, पर बेटा मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक्सपर्ट थे, एक से एक डिजाइन बनवाया करते थे। उसकी बेटी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा करो, अब तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहकर लवली रसोई में जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घड़े को देखकर वो सोचती है, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन ही बनाने लगे। लवली पीलू के पास आकर कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे, यहाँ शहर में तो कोई वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाता नहीं है। पीलू कहती है, लवली तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चल मैं कल से मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी और तू उन्हें ले जाकर बेच दिया करना। इस तरह से पीलू और लवली की मेहनत से उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास बर्तनों की कई वैरायटी होती है, स्टील के और मिट्टी के। और थोड़े ही दिनों बाद बबली उनके मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगती है और बाहर सप्लाई करने लगती है। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं। कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था
और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो। मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना। मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है।